नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इस अपने सीरीज़ में कई सारे टॉपिकों को एक तरफ से आपको बताने का प्रयास किया है और लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, जो भी ब्रिटिश के गवर्नर जनरल आए थे भारत में, उन गवर्नर जनरलों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चरों में 2 लेक्चर पिछला बार आपको मिला होगा, जिसमें हमने देखा था यहाँ तक कि कौन कौन से आए थे, उनकी क्या महत्वपूर्ण कृतियाँ रही थी, किस प्रकार से वो भारत को रेगुलेट किए थे और अपने समय में किन किन चीज़ों को लागू करने का प्रयास किए थे। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है हम लोग अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए कुछ जो वायसराय के पद पे बचे हुए हैं यहाँ, इन सारी चीज़ों को आज हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है मिंटो के बारे में। ठीक है, मिंटो द्वितीय। ये जो मिंटो द्वितीय है, इस मिंटो द्वितीय का कार्यकाल जो है 1905 से लेके 1910 के तक इसका जो कार्यकाल था, किसका? मिंटो द्वितीय का। अब बात है कि मिंटो द्वितीय जो था, इसने अपने कार्यकाल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें लाई थी जिसके लिए हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये 2-3 ऐसे काम हैं जो हमें याद रखने हैं और बार बार यहाँ से ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखना है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक, आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है मिंटो द्वितीय से, कि इसके समय में एक सुधार आया था जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। ये सुधार कब लाया गया? तो ये लाया गया था 1909 में। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। ये मार्ले मिंटो सुधार था क्या? देखिए, तो इसमें क्या किया गया था कि मुस्लिमों के लिए, पूरे भारत भर में मुस्लिमों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। मतलब एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र किसके लिए दिया गया था? तो मुस्लिमों के लिए दिया था। मतलब कुछ ऐसे जगह को चिन्हित कर दिया गया था जिन जगहों पर से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के कैंडिडेट ही खड़ा हो सकते हैं, वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यही जो था पाकिस्तान, जो भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान बना, उसकी एक नींव जो है, यहाँ से आप मान सकते हैं कि यहीं से इन लोगों के, ठीक है, धीरे धीरे ऐसा इन लोगों को लगने लगा कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक, तो उसकी नींव कहाँ पड़ी थी? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में, इसी सुधार के समय, इसी अधिनियम के समय ये चीज़ देखने को हमें मिली थी। ठीक है, उसके बाद मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में ही एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या? तो सूरत अधिवेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सूरत अधिवेशन, ठीक है, कब हुआ था, तो ये याद रखना है 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। और ये सूरत अधिवेशन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो मिंटो द्वितीय कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, देखिए, जैसा कि आपको हमने बताया था कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो 1885 में कांग्रेस के स्थापना के बाद प्रत्येक साल 85 के बाद 86, 87, 88, 89, जब तक मतलब आज़ादी हमें नहीं मिली थी, तब तक जो भी अधिवेशन हुए, उन सारे अधिवेशनों में कोई ना कोई एक अध्यक्ष के पद पे रहता था और ये अधिवेशन की घटना प्रत्येक साल की जाती थी। मतलब ये एक अधिवेशन मीटिंग जो है, ये प्रत्येक साल रखे जाते थे। तो ये जो अधिवेशन रखा गया था 1907 में, ये कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था गुजरात के सूरत में, जिसको सूरत अधिवेशन के नाम से जाना गया। और इस सूरत अधिवेशन की मुख्य चीज़ें क्या है, क्यों इसको हमें याद रखना है? तो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, तो भैया यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का विभाजन, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन जो है कब हुआ था, कांग्रेस का विभाजन, तो याद रखना है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और पिछले कई वीडियो में हमने इसके बारे में जिक्र भी किया है कि 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसमें एक बना था गरम दल और एक बना था नरम दल के नेता। ठीक है, गरम दल के नेता में आपको मुख्य रूप से 3 व्यक्ति का नाम जो है, जो बहुत ज़्यादा लाइटर मतलब फेमस रहता है, तो उन 3 व्यक्ति का आप नाम याद रखेंगे जिन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो ये लाल, बाल, पाल जो है, ये 3 लोग गरम दल के नेता थे और इन्हीं के प्रयास से यहाँ पर 1907 में कांग्रेस का विभाजन कर एक गरम दल और एक नरम दल, 2 अलग अलग संस्थाएं बना दी गई। और यही गरम दल, नरम दल आगे चल के 1916 में फिर से लखनऊ अधिवेशन में एक हो जाता है और यहाँ से साल 2 साल तक फिर से ये जो है एक रह के काम करते हैं। ठीक है, तो आपको 1907 के सूरत अधिवेशन से रिलेटेड ये 2-3 बात याद रखने हैं। एक और बात आपको याद रखने है सूरत अधिवेशन से कि ये जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष के पद पे कौन था? इस समय अध्यक्ष किसको बनाया गया था?
तो आपको याद रखना है कि इस समय रास बिहारी घोष को बनाया गया था। ठीक है, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, एक रास बिहारी बोस भी है, एक रास बिहारी बोस भी है जो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित मिलेगा आपको। जो आजाद हिंद फौज बना था सिंगापुर में, उस आजाद हिंद फौज से संबंधित आपको मिलेंगे कौन, तो रास बिहारी बोस। और रास बिहारी घोष जो है ये आपको सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे, तो इसको यहां से ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मिंटो द्वितीय के कार्यकाल से ये 2-3 बातें जो है आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम दूसरी अगर वायसराय की बात करेंगे तो अगला जो वायसराय आया था इसमें, ठीक है, हार्डिंग द्वितीय, अगला जो आया था हार्डिंग द्वितीय आया था। इससे पहले एक हार्डिंग पहले आ चुका था। ठीक है, तो वो कोई विशेष काम किया नहीं तो हम उसके बारे में नहीं जानेंगे। हम किसके बारे में जानेंगे, तो हार्डिंग द्वितीय के बारे में। इसके समय में क्या हुआ था, तो 2-3 घटनाएं आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। जैसा कि आप पहला देख रहे होंगे कि इसके समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। मतलब कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कब, तो 1911 में। किसके शासनकाल में, तो हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। मतलब 1911 में इस घटना को अंजाम दी गई थी, बंगाली विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब आइए इसी समय क्या किया गया था कि दिल्ली को, ठीक है, राजधानी के रूप में घोषित किया गया था हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, मतलब पहले जो राजधानी हुआ करता था वो कलकत्ता हुआ करता था। ठीक है, तो कलकत्ता से राजधानी उठाकर दिल्ली रखने की घोषणा कब की गई, तो ये की गई थी कब, तो ये किया गया था 1911 में। ठीक है, लेकिन दिल्ली का जो पार्लियामेंट है उसको बनने में एक लंबे समय लगे थे। तो फाइनली 1931 में, फरवरी के महीने में 1931 में इरविन के द्वारा दिल्ली के जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन करके वो लोग अपनी राजधानी पूर्णतः वहां शिफ्ट कर लिए। आधिकारिक रूप से कब शिफ्ट कर लिया, तो 1931 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन है कि आधिकारिक रूप से दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, कब उसको शिफ्ट किया गया दिल्ली, तो याद रखना है 1931 में। ठीक है, किसके शासनकाल में, तो ये इरविन के शासनकाल में लाया गया था। ठीक है, अगर आप पूछे कि राजधानी परिवर्तन की बात 1911 में जो हुई थी ये किसके समय में हुआ था, तो भैया याद रखना है कि ये जो हुआ था किसके समय में, तो हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। इसके बाद आप आगे आएंगे, ठीक, तो आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 में। ठीक है, ये 1914 का प्रथम विश्व युद्ध होने के पीछे जो भी कारण हो, ठीक है, वो किसके समय हुआ था, तो उस समय भारत का जो वायसराय था हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, और ऐसा बताया जाता है कि वो जो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हार्डिंग द्वितीय से ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो हार्डिंग था, ठीक है, देखिए ये हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही, नाम सुने होंगे आप लोग खुदीराम बोस का। ठीक है, तो खुदीराम बोस जो थे इसी के शासनकाल में, ठीक है, जो मुजफ्फरपुर का जज था, ठीक है, उसके बग्घी पे बम फेंके हुए थे। ठीक है, चलिए, तो ये हार्डिंग से रिलेटेड 2-3 बातें आप याद रखेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनने हो तो यहाँ से बन जाएंगे, आसानी से इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो 1926 से लेकर 31 तक का जो शासनकाल रहा था वो रहा था इरविन का। और इरविन के शासनकाल में 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, तो इन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम चर्चा कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, चलिए, जैसे कि पहला आप देख सकते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान जो हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कब हुआ था, तो याद रखना है ये 1925 में हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये इरविन के शासनकाल में हुआ था। और काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान जो हुआ था इसके मुख्य लीडर के रूप में किसको जाना जाता है, तो इसका मुख्य लीडर के रूप में जाना जाता है राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, और भी उसमें काफी सारे फेमस नेता थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद हो गए, राजेंद्र लहरी हो गए, रोशन सिंह हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए। तो ये सारे मुख्य लीडर इस काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान में शामिल थे, जिसमें 4 व्यक्ति को फांसी दे दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लहरी को, रोशन सिंह को और अशफाक उल्ला खां को। इन 4 व्यक्तियों को इसमें फांसी की सजा हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद इससे, ठीक है, एक्शन प्लान के तहत पकड़े नहीं गए थे। ठीक है, तो उनको किसी प्रकार का कोई सजा नहीं मिला। चलिए, इसके बाद इरविन के शासनकाल से एक और घटना आपको याद रखनी है, ठीक है, साइमन कमीशन की। देखिए, साइमन कमीशन जो है ये 1900, ये साइमन कमीशन कब, तो 1927 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन ये भारत कब आया, तो 1928 में। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया।
किसके शासनकाल में आया? तो भैया याद रखना है कि ये किसके शासनकाल में आया? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया। ठीक है, चलिए आगे आइए। इसके बाद आगे हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि आपको पता होगा कि 1930 में दांडी मार्च होती है। ठीक है, 1930 में दांडी मार्च होती है। ठीक है, ये जो दांडी मार्च होता है, ठीक है, 12 मार्च को शुरू होता है और 6 अप्रैल को ये एक मार्च गांधी जी के द्वारा जो किया जाता है वो दांडी मार्च के नाम से जाना गया और उसी के आधार पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। कब किया गया ये? तो ये किया गया 1930 ईस्वी में। और ये 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी मार्च किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय जो था वायसराय के पद पे कौन था? तो वो इरविन था। ठीक है, तो इरविन से रिलेटेड ये दो बातें आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद मार्च में, ठीक है, मार्च 1931 में, ठीक है, मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो मार्च 1931 में होता है। किसके शासनकाल में होता है? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये इरविन के शासनकाल में होता है। इरविन से होता है। क्यों होता है? तो दूसरे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वहां पहुंचे लंदन और वहां जाके ब्रिटिश सरकार से बातचीत करे, इसके लिए गांधी इरविन समझौता किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके शासनकाल में याद रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इरविन के शासनकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, बाकी सेकेंड और थर्ड जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था वेलिंगटन के शासनकाल में। ठीक है, तो 1931 में वायसराय के पद पर भले ही यहाँ पर इरविन था, लेकिन 1931 में जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है उस समय तक इसका पद खाली हो चुका था और यहाँ पर वायसराय के पद पे आने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो वेलिंगटन था। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इरविन से तो ये चंद बातें आपको इरविन से याद रखनी है। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम बात करेंगे वेलिंगटन के बारे में। ये जो वेलिंगटन है, ठीक है, जिसका शासनकाल 1931 से लेके 1936 तक रहा था, इसके समय में ये 2-3 घटनाएं हुई थी। क्या क्या हुआ था? तो पहला आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है वो किसके समय में हुआ है? तो याद रखना है वेलिंगटन के समय में हुआ है। ठीक है, इसके बाद पूना समझौता जो होता है, पूना पैक्ट जो होता है, ये किसके शासनकाल में होता है? तो ये होता है वेलिंगटन के शासनकाल में। पूना समझौता किसके किसके बीच होता है? तो पूना समझौता जो है वो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा समझौता होता है? तो पूना समझौता होता है। ठीक है, कब होता है? तो याद रखना है ये 1932 में होता है। 1932 में होता है। कहां होता है? तो याद रखना है पुणे के यरवदा जेल में होता है। पुणे के यरवदा जेल में होता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं वेलिंगटन के शासनकाल से। क्या क्या याद रखना है? तो सेकेंड एंड थर्ड गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता और उसके बाद याद रखना है आपको भारत शासन अधिनियम। ठीक है, एक अधिनियम लाया गया 1935 में और इस अधिनियम के तहत बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है वो, ठीक है, यहाँ पर लाया गया था। जैसे कि आप सुनेंगे कि 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ था। ठीक है, जिसमें पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों को भी, ठीक है, वो प्रांतों के सरकार के रूप में गठित करने की बात कही थी और उन्हें भी चुनाव में खड़ा होकर एक प्रांत के सरकार के रूप में खड़ा करने की, मतलब उनको रखने की बात कही गई थी। कहां पर? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। और 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे संविधान में कह सकते हैं कि लगभग 2/3 जो है वो कहां से लिया गया है? तो इसी से लिया गया। जो भी 2/3 कानून आपको मिलेंगे हमारे संविधान में वो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भी चीजें आई थी उसको शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये आपको वेलिंगटन से याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? तो सेकेंड एंड थर्ड गोलमेज सम्मेलन। दूसरा क्या याद रखना है? ठीक है, तो ये पूना समझौता 1932 गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। और तीसरा काम ये याद रखना है कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आए थे, ठीक है, इसे याद रखना है। ये 3 चीज वेलिंगटन के समय में आए थे। ठीक, अब आइए इसके बाद जो अगला वायसराय आता है, ठीक है, उसका नाम क्या था? तो लिनिथगो। ठीक है, लिनिथगो। ये जो लिनिथगो था इसके समय में क्या क्या घटनाएं हुई? तो इसके समय में आपको याद रखना है कि प्रथम आम चुनाव इसी के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो ये याद,
लिन लिथो के बारे में हम बात करें तो लिन लिथो के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको याद रखना है कि ये जो लिन लिथो है इसमें प्रथम आम चुनाव जो इसी के समय में हुआ था, ठीक है, प्रांतीय चुनाव इसी के समय में हुआ था, ठीक है। जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया था कि 1935 के भारत शासन जो अधिनियम आए थे इसमें तय किया गया था कि अब क्या किए जाएंगे कि शासन व्यवस्था को जो है वो दोहरी प्रणाली से चलाया जाएगा। एक होगा जो केंद्र में शासन होगा और एक होगा जो राज्य में स्टेट वाइज प्रोविंस वाइज जो भी प्रांतीय शासन होते हैं वो होंगे। जो केंद्र का शासन होगा वो डायरेक्ट होगा किसके हाथ में, तो वो होगा ब्रिटिशर्स के हाथ में, और जो राज्य का शासन होगा वो होंगे वहां के स्थानीय लोगों के हाथ में, लेकिन इनडायरेक्ट वो भी ब्रिटिशर्स के हाथ में होंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर अधिकार यहाँ मिल रहे थे चुनाव में खड़ा होने का, अपना सरकार बनाने का और अंग्रेजों के साथ पार्लियामेंट में बैठने का, ये अधिकार यहाँ आम चुनाव के साथ मिल रहे थे। और इस आम चुनाव में हुआ ये था कि ये जब सरकार बनी थी तो 8 राज्यों में ऐसा बताया जाता है कि सरकार बना था कांग्रेस का, ठीक है, 2 राज्यों में जो है वो मुस्लिम लीग का सरकार बना था, लेकिन वो भी सरकार जो है वो गठबंधन के साथ बना था मुस्लिम लीग का, उसमें कहीं भी उसने अपना पूर्ण रूप से बहुमत पेश नहीं कर पाया। यहां तक ऐसा देखा गया कि जो 64 सीटें हैं, जो 64 सीटें हैं जो स्पेशली मतलब कि मुस्लिम बहुसंख्या वाला था, जहां पर यह आरक्षित किया गया था कि उन 64 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के ही कैंडिडेट खड़े होंगे, कोई मुस्लिम ही खड़ा होगा, वो जो है उस 64 में से भी मात्र 27 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को और बाकी सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली थी। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी जिसपे ये ऐसा मतलब मुस्लिम लीग जिन सीटों पर अपनी दावा पेश कर रहा था वो सीट भी उनके पास नहीं गए, वो सीट भी कांग्रेस के पास चले गए, ठीक है। मतलब इस चीज से ये जाहिर हो रही थी कि ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लीग का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा जो था वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1937 में यह प्रांतीय चुनाव हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम आम चुनाव या फिर प्रांतीय चुनाव कब किया गया, तो 1937 में किया गया, ठीक है। किसके समय में, तो लिन लिथगो के समय में किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगस्त प्रस्ताव लाया गया। कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, तो 1940 में लाया गया था और इस अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा, तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष के पद पे थे मौलाना अबुल कलाम, उन्होंने क्या किया था कि इसे अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। यह अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो यह अगस्त प्रस्ताव लाया गया था इसे वायसराय लिन लिथगो के द्वारा, ठीक है, जिसमें इसने कहा था भारतीयों को कि आप आइए हमारे साथ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा सहमत कीजिए, हमारे साथ मतलब लड़िए। लेकिन भारत के जो भी कांग्रेस के उस समय पे लीडर थे उन लोगों ने साफ साफ इस चीज से इनकार कर दिया था, ठीक है। चलिए इसी अगस्त प्रस्ताव में इन लोगों ने डोमिनियन स्टेट से स्वायत्त राज्य देने की बात कही थी। एक ऐसी राज्य जिसपे थोड़ी बहुत पावर जो है भारतीयों की हो और बाकी पूरी की पूरी पावर जो है वो अंग्रेजों के हाथ में हो, ठीक है, जिसको स्वायत्त राज्य कहते हैं, डोमिनियन स्टेट्स कहते हैं, वो अगस्त प्रस्ताव में ही देने का प्रयास किया गया था। लेकिन यहाँ पर गांधी जी, नेहरू जी ये लोग ये बात कह के ठुकरा देते हैं कि जब 1928 में हमने आपसे डोमिनियन स्टेट्स मांगा, 1929 में हमने आपसे डोमिनियन स्टेट्स मांगा, तो उस समय आपने हमें ठुकरा दिया और अभी आप यहाँ पर डोमिनियन स्टेट्स दे रहे हैं, जबकि हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। ये कहकर 1940 में अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था, ठीक है। चलिए 1940 में ही एक और बात आपको याद रखना है, क्या, तो ये जो है 1940 में क्या हुआ था, तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे। क्या हुआ था, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे। कब, 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, देखिए जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद काफी सारे नेताओं का ये कहना रहता है कि हम लोग एक आंदोलन करते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में ऐसा है कि ब्रिटिशर्स जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने में बिजी है, उस युद्ध में बिजी है, तो हम लोग यहाँ पर आंदोलन करके अगर चाहे तो अपने देश को यहीं पे आजाद करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गांधी जी पूर्ण रूप से सहमति नहीं देते हैं और उन्होंने कहा कि ये पूर्ण रूप से एक आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी की इच्छा हो तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कर सकता है, मतलब पर्सनल लेवल पर जिस फील्ड में वो है उस फील्ड में सत्याग्रह कर सकता है और वहां से वो क्या कर सकता है, तो जो होता है ना कि मतलब ये भाषण वोषण दे के लोगों को जागृत करना, ठीक है, या फिर कहीं गए लोगों को बिठा के कुछ समझाए, तो ये सब जो था इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया। और ये कब किया गया, तो 1940 ईस्वी में किया गया। अब इसमें 3 लीडर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था विनोबा भावे, विनोबा भावे। अगर पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो दूसरा जो व्यक्ति था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाए कि ये
व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो तीसरे व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्ति थे और तीसरे व्यक्ति के रूप में ब्रह्मदत्त को याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। तो ज्यादा तौर पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे आपको याद रखना है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि सेकेंड स्थान पे नेहरू जी थे और थर्ड स्थान पे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। तो तीन व्यक्तियों का नाम आपको यहां से याद रखना है। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके समय में चलाए गए थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चलाया गया था किसके समय में? तो लिनलिथगो के समय में चलाया गया था। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में लाया गया। ठीक है, देखिए जब अगस्त प्रस्ताव से बात नहीं, जब यहाँ पर लिनलिथगो जो है वो अगस्त प्रस्ताव लाकर भारतीयों को समझाने का प्रयास किया और जब भारतीय इस बात से एग्री नहीं हुए तब उन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटेन से एक मिशन बुलाया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। इसको लीड कौन कर रहा था? तो क्रिप्स लीड कर रहा था। ठीक है, और ये भारत आया था, क्यों आया था? तो इसका कहना था कि हम भारत जा रहे हैं भारत की संविधान सभा को गठित करने के लिए। लेकिन ये आया था एक्चुअल में किस लिए? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। तो जब यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव में इन लोगों का बात ठुकरा दिया गया तो जाहिर सी बात है कि यहां नहीं माना जाएगा। तो क्रिप्स मिशन जिस पर्पस से आया था इसके इस पर्पस को भी ठुकरा दिया गया। ठीक है, तो यहां पर आपको क्रिप्स मिशन के बारे में याद रखना है। 1942 में कौन आया था, इसका लीडर कौन था? तो क्रिप्स था। ठीक है, चलिए इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में ये किसके समय में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन भी लिनलिथगो के समय में ही हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में चलाया गया था जिसके तहत रात के 12 बजे 8 अगस्त को रात के 12 बजे ही जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण लीडर थे सभी लीडरों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ऐसा कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये आंदोलन क्या था? तो नेतृत्व विहीन था, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं था। जो भी लीडर थे सभी लीडरों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था। तो जो भी यहाँ पर सत्याग्रही हुए, आंदोलनकारी हुए, बिना नेतृत्व के उन लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन यहाँ बात है कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस पूरे भारत छोड़ो आंदोलन को रेगुलेट करने का काम किया उस समय पर। ठीक है, देखिए अंग्रेजों ने क्या किया कि 1942 में इन लोगों ने जितने भी 8 अगस्त को जितने भी मतलब कि कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेता थे सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों ने एक व्यक्ति को छोड़ दिया जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय को उन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया जो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। और मदन मोहन मालवीय जो है पूरे भारत में उस समय पर जहां जहां तक वो पहुंच सके उन सभी जगह घूम घूम कर उन्होंने पूरे के पूरे भारत छोड़ो आंदोलन का लीडरशिप अपने हाथ में लिया था और इस आंदोलन का लीडिंग किया था। ठीक है, तो आपको यहां से भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में याद रख लेने हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए माउंटबेटन की बात हम कर रहे हैं। माउंटबेटन जो है ये अंतिम वायसराय था भारत का। माउंटबेटन जो है ये भारत का अंतिम वायसराय बना था। ठीक है, 1947 से 48 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, और इसी के समय में क्या हुआ था? तो इसके समय में हमें आजादी मिली हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को ठीक है ये ब्रिटिश लोग यहाँ से अपना ठीक है वो पूरा का पूरा बैग एंड बैगेज बांध के निकल गए यहाँ से, और हमें ऐसी बताई जाती है कि ये 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई। लेकिन बात यहाँ ये था कि आज़ादी तो हमें मिल गई थी लेकिन कई सारी घटनाएं हो गई थी। जैसे कि भारत के दामन पे एक दाग लग चुका था विभाजन का, दूसरा दाग एक ये खुद बन के बैठा हुआ था। ये तब तक बन के बैठा रहा जब तक एक एक करके भारत से जितने भी धन थे वो सारे ब्रिटेन जो है वो नहीं ले जाया गया। ऐसा कहा जाता है, कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि आज़ादी के बाद जितने धन को आज़ादी के बाद 47 के बाद जितने धन को ब्रिटेन भेजा गया, अगर उतना धन अगर भारत में रख लिया जाता तो आज भारत ब्रिटेन से ज़्यादा अमीर होता। तो समझ सकते हैं आप कि आज़ादी के बाद कितना ज़्यादा धन जो है ये लोग भारत से लूट कर ले गया, और उससे पहले कितना लेकर गया होगा ये लोग। ठीक है, तो 1947 में माउंटबेटन को अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया इसलिए ताकि ये जो भी चीज़ें भारत में है जितना भी ये लोग लूट लाट के रखे हुआ है उस सारे लूटे हुए धन को ब्रिटेन खींच के ले जा सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन का अंतिम गवर्नर मतलब ये अंतिम वायसराय कौन था, तो कौन था? तो वो था माउंटबेटन। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था माउंटबेटन।
ठीक है। देखिए 1947 का जो अधिनियम आया था, उस 1947 के अधिनियम के तहत हमें यह बताया गया कि अब जो ये वायसराय है, ये वायसराय नहीं रहेंगे, अब फिर से यह पद क्या होगा, तो फिर से यह पद भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और अंतिम रूप से किसको बनाया गया, तो बनाया गया माउंटबेटन का। तो अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो कौन हो जाएगा, तो माउंटबेटन। अब यहां से गेम खेल जाता है एग्जाम में, क्या गेम खेलेगा आपसे, तो पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो अगर वहां भारतीय शब्द को लगाया गया है, मतलब वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप उसे राजगोपालाचारी के बारे में बताएं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो याद रखना है कौन है, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके बाद जो है ये पद खत्म हो गया और यहां से अंतरिम सरकार का गठन हुआ और जो भी हमारे संविधान के तहत बनाए गए थे पद, उन पदों का सृजन हुआ और उसी के आधार पे यहां से चलना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये रहा यहां पर भारत के वायसराय का जो भी कार्यकाल था, इन सभी वायसराय के बारे में, ठीक है। यहां से जितने वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, इन सारे चीजों को हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा था कि भारत का कौन गवर्नर जनरल है, बंगाल का कौन गवर्नर जनरल है, बंगाल का कौन गवर्नर है, भारत का कौन वायसराय है, इन सारे पदों में दिक्कत हो रहा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत से डायग्राम में आपको जो है ना समझने को मिलेगा। और अब अगर आपको नहीं याद हुआ तो फिर ये समझ लीजिएगा कि शायद इस जीवन में कभी याद नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे बेहतर तरीका हमको नहीं लगता है कि कोई बता सकता है, ना इसके बाद फिर हम बता सकते हैं, ठीक। तो आप ये जो है ना कुछ चीज़ें जिसको याद रखिएगा। देखिए होता ये है कि हम बात करते हैं 1757 की। 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद इनडायरेक्टली जो है वो भारत का शासन किसके हाथ में आता है, तो बंगाल मतलब अंग्रेजों के हाथ में। तो इन लोगों ने अपना एक पद बनाया जिसको इन लोगों ने गवर्नर कहा, और वो गवर्नर कहाँ का नियुक्त किया, तो बंगाल का। तो पहला जो पद आया था उस पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ध्यान रखेंगे, किसका, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इससे दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो प्रथम गवर्नर की बात करें तो भैया याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ठीक है। ये प्रथम गवर्नर जहां से पद शुरू हो रहा है। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर कौन होगा, तो वारेन हेस्टिंग्स होगा, ठीक है। ये अंतिम गवर्नर होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखिए कुछ समय तक ये चलता है और जैसे ही समय आता है किसका, 1773 का, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि इस 1773 के अधिनियम के तहत अब जो बंगाल का गवर्नर है, इसमें एक और चीज जोड़ दिया गया, गवर्नर जनरल। मतलब अब जो गवर्नर था बंगाल का, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब इससे दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है और दूसरा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, कहाँ का, तो बंगाल का। अब ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल याद रखना है कौन है, तो ये है वारेन हेस्टिंग्स। मतलब आप देख सकते हैं कि छूट कहाँ से रहा है, यहाँ से, ठीक है। मतलब अंतिम यह है, तो और इसी के समय यह अधिनियम आया, तो जाहिर सी बात है कि प्रथम भी यही होगा। तो प्रथम यही था, कौन, वारेन हेस्टिंग्स। अब पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अब भारत के जो मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब ये बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदल के भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया किस अधिनियम के तहत, तो आपको अधिनियम याद रखना है कि 1833 का एक अधिनियम आया था। और इस 1833 के अधिनियम के,
चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ भारत के गवर्नर जनरल के बारे में कि 1833 में जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत ये बताया गया कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद है, अब ये पद बदल के क्या होगा, तो अब ये भारत का गवर्नर जनरल होगा। मतलब बंगाल का अब सिर्फ बंगाल का नहीं, अब ये पूरे के पूरे होल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, अब इसमें प्रथम कौन आया और अंतिम कौन आया, तो याद रखना है। इसमें अगर हम प्रथम की बात करें तो याद रखिएगा कौन था, तो विलियम बेंटिक। ठीक है, तो विलियम बेंटिक जो था, ये विलियम बेंटिक ये प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो याद रखना है वो कौन है, तो वो है कैनिंग। और कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर से क्या होता है कि फिर से एक और पद लाया गया। कब लाया गया, तो ये लाया गया 1858 में, जिसको क्या कहा गया, तो अब ये जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता है था, अब ये गवर्नर जनरल ना कहलाकर सीधे वायसराय कहलाएगा, जो सीधे जो है ताज के अंडर में होगा। ताज कहने का अर्थ है कि जो ब्रिटिश वहां पर शासक होंगे या शासिका होंगे, सीधे उसके अंडर में रह के अब ये काम करेगा वायसराय। ठीक है, तो ये भारत का वायसराय का पद जो आया 1858 में आया, और 1858 में कौन था, तो कैनिंग था। ठीक है, तो ये जो है ये भारत का प्रथम वायसराय के रूप में जाना गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो कैनिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन है, तो कौन होगा, तो ये हो जाएगा माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन। ठीक, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, और ये भारत का वायसराय। तो ये 4 पदें आई थी, इसको ऐसे बांट के पढ़ लेंगे तो शायद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हमने पूरे के पूरे भारत का जो भी बंगाल या भारत का गवर्नर जनरल या फिर जो भी वायसराय लोग आए थे, सभी लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया। कुल मिला के ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।